जानने वाले हैं वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस मेन टॉपिक पे जाने से पहले जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था ग्रुप्स को एंड पीरियड्स को। हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं और जो हॉरिजेंटल रोज हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, पीरियड्स कहलाती हैं। हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और हमारे पास 7 पीरियड्स मौजूद हैं। हम इस पीरियोडिक टेबल को हम अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस किया हुआ था कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता है, यानी कि जब जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाता है। जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है आपके पास शेल्स में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मगर आप जब जाते हैं लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पीरियड नंबर 2 के अंदर मूव कर रहे हैं तो जो पीरियड नंबर असल में आपके पास शेल नंबर भी होता है, यानी कि अगर आप पीरियड नंबर 2 में मूव कर रहे हो इस तरह से तो जो पूरा पीरियड आपके पास मौजूद है इसके सिर्फ 2 ही शेल बनेंगे और उन दोनों ही शेल के अंदर जो आपके पास जो एटम्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम होंगे मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती रहेगी। जब आपके पास अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो अगर एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है या टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं फिजिकल एंड जो आपके पास जो चेंजेस आते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम उसको आज इस जो अपने नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये हमारा असल में मेन टॉपिक है। इसके अंदर हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के अंदर हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एटॉमिक रेडियस एंड इसके अलावा आयोनिक रेडियस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ 2 बाउंडेड एटम्स ऑफ द सिमिलर एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि अगर आपके पास सपोज 2 सिमिलर एटम्स मौजूद हैं, आपके पास क्या है 2 सिमिलर एटम्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम ये है और एक एटम आपके पास ये है। तो जो आपके पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने कहा हाफ ऑफ अ डिस्टेंस लेना है। असल में एटॉमिक रेडियस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ये आपके पास एक कोई भी एटम मौजूद है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक है, मगर हमारे पास बात तो ये आ रही है कि हमारे पास 2 सिमिलर एटम्स है। सपोज करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना है। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि अगर हाइड्रोजन के 2 बाउंडेड एटम्स मौजूद हैं तो हमने एक हाइड्रोजन का सेंटर ये और दूसरे हाइड्रोजन का सेंटर ये ले लेना है। तो हमने इन दोनों का हाफ का जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। अब ये जो 2 डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाते हैं। अब हमारे पास अगर हमने निकालना है एटॉमिक रेडियस को निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपके पास निकल आया है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास आता है रेडियस का R = d/2, यानी कि जो 2 बाउंडेड एटम्स के इंटर न्यूक्लियर का जो डिस्टेंस है वो और उसको हम 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आपके पास आंसर आता है वो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम का जो है वो एटॉमिक रेडियस निकल आता है। कुछ और पॉइंट्स हम एटॉमिक रेडियस के डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। देखिए अगर एटम का साइज आपके पास ज़्यादा होता जा रहा है, देखिए
एटम का साइज आपके पास क्या हो रहा है, ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, एक आपके पास शेल ये है, दो शेल ये हो गए और तीसरा शेल आपके पास ये हो गया। हमारे पास जो जितना भी आपके पास शेल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी है, ये भी एक शेल आपके पास मौजूद है, तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो क्या हो जाती है, कम। यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसको हम इसको आम जबान में क्या कहेंगे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो आपके पास है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा टाइटली। तो एज ए रिजल्ट के तौर पे एटम का साइज जब ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब कम हो जाएगी, तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आपके पास एटॉमिक रेडियस कम होना शुरू हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इस तरह से ज़्यादा होता जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रेडियस भी क्या होता चला जा रहा है, ज़्यादा होता चला जा रहा है। इसके अलावा एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट के। यानी कि अगर आपके पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो न्यूक्लियस ने अगर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उसके रास्ते में अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जो बीच में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो ये इफेक्ट क्या है, वो आपके पास क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शील्ड करना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, एटॉमिक रेडियस जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास एटॉमिक रेडियस है, इसका ट्रेंड देख लेते हैं। हम ये देख लेते हैं ग्रुप में और पीरियड के अंदर इसका क्या ट्रेंड मौजूद है। अगर हम ग्रुप में देखेंगे, इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। अगर हम फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में अगर हम मूव करें टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा है तो एटम का जो साइज़ है वो भी आपके पास जो है वो ज़्यादा। जब एटम का साइज़ ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली उसका रेडियस भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से आपके पास एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप में ही चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज एंड द न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेज ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की कि जब टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं, एटम का साइज ज़्यादा होता जा रहा है। जब एटम का साइज ज़्यादा होता जा रहा है तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाएंगी तो एटम का साइज जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहली रीज़न आप क्या बताएंगे, नंबर 1 रीज़न आपने ये बतानी है कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जा रहा है। नंबर 2 रीज़न जो आप बताएंगे, आप ये बताएंगे कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर हम एटॉमिक रेडियस का की पीरियड के अंदर बात करते हैं, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या है कि जो एटॉमिक रेडियस है इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, तो जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पुल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास जो है प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो जो जितने भी आपके पास शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एटम का साइज जो है वो डिक्रीज, यानी कि उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस को डिस्कस करने से सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो आयोनिक रेडियस है ये किन किन एलिमेंट्स का या किन कंपाउंड्स का होता है। तो जितने भी आयोनिक रेडियस होते हैं ये ख़ास तौर पे आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं। हमारे पास अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स को देखें कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो दो आयन से मिलकर बने हुए थे। यानी कि अगर हम टाइप्स चेक कर लें तो हमारे पास आयंस की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आता है पॉजिटिव आयंस और एक आता है हमारे पास नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं हम इनको कैटायंस बोलते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं हम इनको बोलते हैं एनायंस कहते हैं। जो कैटायंस होते हैं ये वो कैटायंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, ठीक है। और एनायंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं कैटायंस, वो कौन गेन करते हैं, एनायंस उनको गेन करते हैं। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस जो आपके पास कंपाउंड्स बनते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो आपके पास कौन सा आता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र, हम क्या कहते हैं, हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो हमारे पास क्या है कि जो कैटायन इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करते हैं तो एनायंस उनको गेन करते हैं। देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, सो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड। तो हमारे पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड तो होता है, मगर किससे बने हुए होते हैं, कैटायन से बल्कि बने होते हैं और एनायन से बने हुए होते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप क्लास 9th के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको फर्दर एलैबोरेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl की। हमारे पास जो NaCl, हमारे पास इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स की। जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है और आपके पास जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 17। हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, आपके पास एटॉमिक, Z का क्या मतलब है आपके पास, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम आम ज़बान में या दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन नंबर। तो हमारे पास जो सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, 11। आपने पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लासेस में जो प्रोटॉन नंबर होता है वो हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यानी कि अगर इसमें 11 आपके पास क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जबकि इन केस में क्लोरीन में देखा जाए तो क्लोरीन का जो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना क्या है, 17। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में या आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखें, अगर हम जो है सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम को अगर हम उसका डायग्राम चेक करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 11 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन इसके बाद 8, यानी कि 8, 9, 10। तो हमारे पास लास्ट वाले जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन के पहले जो शेल में 2 एंड देन इसके बाद 8, देन इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि 8, 10 और 7, 17 हो गए। आपको पता है कि हमेशा से बॉन्डिंग का एक असूल होता है कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। अब सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसके पास चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसको जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेना मुश्किल हो जाता है। तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम देगा वो क्लोरीन इसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो रिजल्टेंट में इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखें, अब सोडियम ने क्या किया कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। आपके पास क्या है कि अगर सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये सपोज करें तो ये वाला शेल जो है, ये वाला जो शेल है ये
खत्म हो गया, इसके पास कोई इधर नहीं है। तो अगर ये वाला शेल ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो साइज़ आपके पास है वो तो छोटा रह गया। एटम का साइज़ कितना हो जाएगा, एटम का जो साइज़ है वो टोटल इतना रह जाएगा, छोटा सा रह जाएगा। जबकि आपके पास जो है जो ये जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, गेन इलेक्ट्रॉन कर लिया है। तो अब इसका साइज़ जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि साइज़ क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह यह है कि पहले इसके पास 7 थे, जब एक इलेक्ट्रॉन 1 मज़ीद आ गया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जब आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो पहले से मौजूद है उनके साथ क्या करता है, रिपल्जन करता है। क्या करता है, रिपल्जन करता है। अब वो रिपल्जन के नतीजे में आपने प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट ईयर के अंदर बॉन्डिंग थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जब कहीं आते हैं तो आपके पास साइज़ उसका एक्सपेंड हो जाता है। तो इतना साइज़ क्यों एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि रिपल्जन मिनिमम कम से कम करने के लिए आपके पास साइज़ जो है वो एटम एक दूसरे को अपने आप को दूर रखते हैं ताकि रिपल्जन कम से कम हो सके। अब जब रिपल्जन कम होगी आपके पास तो ऑब्वियस बात है एटम को अपना साइज़ जब तक एक्सपेंड नहीं होगा तब तक रिपल्जन जो आपके पास है वो जो है वो मिनिमम नहीं होगी, तब तक एटम जो है वो लार्ज इन साइज़ ही रहेगा। एक तो ये आपके पास था। अगर हम ये देखते हैं कि मैंने आपसे कहा कि चूंकि सोडियम का जो साइज़ है अब वो एक इलेक्ट्रॉन देने से रिड्यूस हो गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास क्या बन गया, कैट आयन, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये क्या बन गया आपके पास, एनाइन बन गया। कैटाइन हमारे पास क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव आयन, और एनाइन हमारे पास क्या कहलाते हैं, नेगेटिव आयन कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव आयन, और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, नेगेटिव आयन। हमने क्या कहा था बुक के अकॉर्डिंग टू द बुक, पॉजिटिव आयन्स आर द न्यूट्रल एटम, यानी कि पॉजिटिव आयन्स कैसे बनते हैं, जब आपके पास एक न्यूट्रल एटम होता है जिसमें सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक न्यूट्रल एटम है। जब वो आउटर मोस्ट से अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव आयन। और नेगेटिव आयन वो होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम, कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, तो हम उसको क्या कह देते हैं, नेगेटिव आयन। अब देखिए हमारे पास इसके साइज रिड्यूस होने की क्या रीज़न है। सबसे पहले अब देखें, जब आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, तो यहाँ पर आपके पास इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रेशो में फ़र्क आ गया। हमारे पास प्रोटॉन्स हमारे पास कितने थे, सोडियम के अंदर प्रोटॉन हमारे पास 11 थे, मगर अब अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल कितने रह गए, 10। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन इम्बैलेंस हो गए। अब हमारे पास क्या हुआ, ये चीज़ क्लियरली शो करती है कि प्रोटॉन की जो ताकत है, प्रोटॉन्स आपके पास जो है वो ग्रेटर है, हाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए हैं ये न्यूक्लियस उसको अच्छी अपनी तरफ पुल करके रखेगा, खींच करके रखेगा टाइटली, जिसकी वजह से एटम का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो पॉजिटिव आयन होता है इसका जो आयोनिक रेडियस होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, आयोनिक रेडियस क्या हो जाता है आपके पास, स्मॉल। ठीक है, हमारे पास इन केस में आप ये देख लें, क्लोरीन के केस में देखें, हमारे पास इसके पास क्या था, इसके पास जो प्रोटॉन्स, इसमें कहानी में देख लें प्रोटॉन्स इसके पास कितने थे, 17। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास 17 ही थे, मगर एक गेन करने से अब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। इसका क्या मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन्स की तादाद कम है, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियर चार्ज है अब वो आपके पास क्या हो गया है, वो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। तो न्यूक्लियर इफ़ेक्ट कम होने की वजह से एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज, हम इसमें क्या कहेंगे कि न्यूक्लियर जो चार्ज है वो आपके पास लेस हो गया और एटम का जो साइज़ है वो क्या हो गया है,
लार्ज हो गया, एटम का साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये रीज़न हम कह सकते हैं। दूसरा हमने रीज़न ये दी थी कि जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि रिपल्जन आपके पास जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है। तो रिपल्जन कम से कम रखने के लिए एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दूर रखते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स दूर रहेंगे तो एटम का साइज़ लार्ज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो है जो पॉजिटिव आयन है इसकी अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो सोडियम जो है ये एटम है, हम ये सोडियम एटम की बात कर रहे हैं। कौन सा एटम है, न्यूट्रल एटम है। ये हमारे पास है सोडियम आयन मौजूद है, सोडियम आयन मौजूद है। अब ये सोडियम न्यूट्रल जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था, देखिए इसका साइज था हमारे पास कितना था, 157 pm था। मगर इस सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका साइज हमारे पास कितना था, 157 पाइकोमीटर था। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक का जो साइज आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, 95 pm आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने से एटम का जो सोडियम आयन का जो साइज है वो हमारे पास क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। ये बात तो यहाँ प्रूव हो गई। दूसरे केस में अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो फ्लोरीन, जो ये कौन सा है, फ्लोरीन एटम की बात करें, कौन सा एटम, न्यूट्रल एटम है। साइज इसका पहले कितना था, 72, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सपोज हमारे पास कितना था, 72 था। मगर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब इसका साइज ये नहीं रहा, अब इसका साइज थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। रीजंस मैंने आपको पहले बता दी। अब साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो अब इसका साइज हमारे पास कितना आ जाएगा, 136 पाइकोमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लोराइड आयन होता है, जो इसका आयोनिक रेडियस होता है वो हमारे पास क्या होता है, आयोनिक रेडियस इसका लार्ज होता है। अगर हम इसका ट्रेंड चेक करते हैं, आपके पास जो आयोनिक जो रेडियस है, सबसे पहले अगर हम ग्रुप के अंदर चेक करते हैं, ग्रुप में हमने कहाँ से मूव करना है, टॉप टू बॉटम मूव करना है। ठीक है, और हमने पीरियड में कहाँ से मूव करना है, लेफ़्ट टू हमने कहाँ मूव करना है, राइट मूव करना है। अब हमारे पास अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में अगर इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एक तो हमें पता है कि Z हमारे पास क्या हो रहा है, लार्ज, ज़्यादा होता जा रहा है, एटम का साइज ज़्यादा होता जा रहा है, ऑब्वियस बात है। तो एटम का एक तो साइज ज़्यादा है, अगर एक दो इलेक्ट्रॉन बीच में से निकल भी जाते हैं तो साइज तब भी उसका लार्ज ही रहना है। ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि जब एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जा रहा है तो हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, टॉप टू बॉटम किस में इजाफा हो रहा है, शेल्स में इजाफा हो रहा है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फ्रॉम सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इससे क्या होता चला जाएगा कि आपके पास जो है जो टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव जो रेडियस है, यानी कि जो पॉजिटिव रेडियस या पॉजिटिव आयन का जो रेडियस है वो हमारे पास ज़्यादा। हमने प्रीवियस इस बात को एक्सीडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कौन सा पॉइंट, एक्सीडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, इस बात को यहाँ पर हमने क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया था सोडियम की एग्जाम्पल में, कि जिसके अंदर हमने ये देखा था कि सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन जो दे दिया था, प्रोटॉन्स उसमें 11 ही थे, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आप किसी चीज़ को दे रहे हो तो उससे इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे। तो प्रोटॉन एक्सीड कर रहा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पीरियड के बारे में। इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज होता चला जाएगा, ऐसा ऐसा डिक्रीज होता चला जाएगा। अब क्यों होता चलेगा, ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, हमारे पास जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज़ हो रहा था वो साइज आयनिक जो आयोनिक आयन होगा उसका जो नेगेटिव आयन होगा उसका साइज को छोटा कर देगा, और उसमें ये होगा कि प्रोटॉन एक्सीडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को यहाँ से हमने इस पॉइंट से प्रूव कर लिया था कि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन दिया, प्रोटॉन तो 17 ही थे मगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यानी कि प्रोटॉन नंबर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा हो जाएगा।